तो चलिए आज उस अदृश्य शक्ति को समझने की कोशिश करते हैं जो हमारे ग्रह के पूरे मौसम को चलाती है, यानी वायु परिसंचरण। असल में यही वो ताकत है जो बड़े बड़े तूफानों को जन्म देती है और रेगिस्तानों को भी आकार देती है। आइए इसकी गहराइयों में उतरते हैं। सुनने में तो ये सवाल बड़ा सीधा साधा लगता है ना? पर इसका जवाब वो तो हमारे प्लैनेट की सबसे बेसिक फिजिक्स में छिपा हुआ है। और ये सारा खेल पता है कहाँ से शुरू होता है? प्रेशर से, यानी दबाव से। तो सबसे बुनियादी नियम ये है, हवा हमेशा हाई प्रेशर वाली जगह से लो प्रेशर वाली जगह की तरफ बहती है। बस ये कुदरत का बैलेंस बनाने का अपना एक तरीका है। ठीक वैसे ही जैसे किसी गुब्बारे को छोड़ दें तो हवा तेजी से बाहर निकलती है ना? अच्छा, एक सवाल और। हवा हमेशा सीधी लाइन में क्यों नहीं चलती? मतलब उसकी स्पीड और डायरेक्शन को कंट्रोल क्या करता है? इसे समझने के लिए हमें 3 मेन फोर्सेस यानी 3 मुख्य बलों पर गौर करना होगा। देखिए, हवा को चलाने वाला एक मेन इंजन है, एक फंडामेंटल फोर्स जो हर चीज को मोशन में ले आता है। कह सकते हैं कि हमारे प्लैनेट पर हवा का जो पूरा खेल है वो यहीं से शुरू होता है। इस फोर्स का नाम है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स या दाब प्रवणता बल। असल में यही वो शुरुआती धक्का है जो हवा को चलाता है। और सीधी सी बात है, प्रेशर में जितना ज्यादा फर्क होगा, ये धक्का उतना ही जोरदार होगा और हवा भी उतनी ही तेज चलेगी। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही हवा चलना शुरू होती है, 2 और फोर्सेस मैदान में आ जाते हैं। ये हवा के रास्ते को मोड़ते हैं, उसकी रफ्तार को कम करते हैं और इसी वजह से हमारे मौसम का पैटर्न इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो ये 2 फोर्सेस कौन से हैं? पहला है फ्रिक्शनल फोर्स यानी घर्षण बल। ये जमीन की सतह के पास सबसे ज्यादा होता है और हवा को धीमा कर देता है, सिंपल। दूसरा है कोरियोलिस फोर्स, जो हमारी पृथ्वी के घूमने का एक बहुत ही दिलचस्प नतीजा है। ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हवा को दाएं तरफ मोड़ता है और सदर्न हेमिस्फेयर में बाएं तरफ। तो जरा सोचिए, क्या होता होगा जब ये सारे फोर्सेस एक बैलेंस में आ जाते हैं, खासकर जमीन की सतह से बहुत बहुत ऊपर, जहां फ्रिक्शन तो लगभग 0 होता है। वहां हमें कुछ बहुत ही सलीके से नियम से चलने वाली हवाएं मिलती हैं। इन्हीं हवाओं को हम कहते हैं जियोस्ट्रॉफिक विंड्स। ये असल में बहुत ऊंचाई पर चलने वाली तेज हवाएं हैं, जिन्हें हम जेट स्ट्रीम के नाम से भी जानते हैं। और ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और कोरियोलिस फोर्स के बीच एक परफेक्ट बैलेंस का नमूना है। देखिए, जब हम फ्रिक्शन को इस इक्वेशन से हटा देते हैं तो एक बड़ी मजेदार चीज होती है। हवा लो प्रेशर की तरफ सीधे जाने के बजाय आइसोबार्स यानी समान दाब वाली रेखाओं के पैरेलल बहने लगती है। ये एक डांस जैसा है, जहां धक्का और मोड़ एक दूसरे को पूरी तरह से बैलेंस कर लेते हैं। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं। ये जो बड़े बड़े हाई और लो प्रेशर जोन हैं, ये आखिर बनते कैसे हैं? इसे ऐसे समझिए जैसे हमारा प्लैनेट सांस ले रहा हो। ये समझना बहुत जरूरी है कि मौसम बनता कैसे है। देखिए, जहां लो प्रेशर होता है वहां हवा जमीन पर आके मिलती है और ऊपर उठती है, जिससे अक्सर बादल बनते हैं और बारिश होती है। और इसके ठीक उलट, जहां हाई प्रेशर होता है वहां हवा ऊपर से नीचे उतरती है और जमीन पर फैल जाती है, जिससे आमतौर पर मौसम साफ और शांत रहता है। अब सवाल ये है कि ये प्रेशर जोन बनते क्यों हैं? इसके 2 मेन कारण हैं। पहला है थर्मल, यानी गर्मी की वजह से। जैसे इक्वेटर पर तेज गर्मी हवा को ऊपर उठाती है और लो प्रेशर बन जाता है। दूसरा कारण है डायनामिक, मतलब पृथ्वी के घूमने की वजह से। इसके कारण हवा को नीचे उतरने पर मजबूर होना पड़ता है, जिससे हाई प्रेशर जोन बनते हैं। तो अब तक हमने सारे अलग अलग पुर्जों को समझ लिया है। तो चलिए अब इन सब को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये ग्लोबल सर्कुलेशन सिस्टम, जिसे हम ट्राई सेलुलर मॉडल भी कहते हैं, काम कैसे करता है। ये कोई अलग थलग सिस्टम नहीं है, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक ग्लोबल मशीन की तरह। यही मिलकर हवा के बड़े बड़े लूप बनाते हैं जो पूरी धरती पर गर्मी और नमी को बांटते हैं और हमारे क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं। सारी कहानी शुरू होती है इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा से। यहाँ सूरज की तेज गर्मी एक परमानेंट लो प्रेशर बेल्ट बनाती है। दोनों हेमिस्फीयर से हवा यहाँ आकर मिलती है और ऊपर उठती है। इसी वजह से यहाँ हवाएं शांत रहती हैं। इस इलाके को डोल्ड्रम भी कहते हैं, जो पुराने जमाने में नाविकों के लिए एक बड़ी मुश्किल जगह हुआ करती थी। अब जो हवा इक्वेटर पर ऊपर उठी थी
वो ठंडी होकर करीब 30 डिग्री लैटिट्यूड पर नीचे उतरती है और ये नीचे उतरती हुई हवा बनाती है एक हाई प्रेशर बेल्ट। इतिहास में नाविक इन शांत इलाकों को हॉर्स लैटिट्यूड्स या अश्व अक्षांश कहते थे। और आगे चले तो करीब 60 डिग्री लैटिट्यूड पर सब ट्रॉपिकल इलाकों से आने वाली हल्की गर्म हवा ओल्स से आने वाली ठंडी और भारी हवा से टकराती है। गर्म हवा हल्की होने की वजह से ऊपर उठने को मजबूर हो जाती है और वहां बन जाता है एक और लो प्रेशर बेल्ट। और आखिर में हम पहुंचते हैं पोल्स पर। यहाँ बेहद ठंडी और घनी हवा नीचे की तरफ बैठती है, जिससे परमानेंट हाई प्रेशर जोन बन जाते हैं, और ये हमारे ग्लोबल सर्कुलेशन मॉडल का आखिरी टुकड़ा है। तो इस पूरे ग्लोबल प्रेशर सिस्टम का नतीजा क्या निकलता है? नतीजा है हवा की विशाल, लगातार बहने वाली नदियां जो हमारे प्लैनेट के चारों ओर एक तय पैटर्न में घूमती रहती हैं। इन्हीं हवाओं को हम परमानेंट या प्लैनेटरी विंड्स कहते हैं, क्योंकि ये साल भर एक ही दिशा में बहती हैं। ये हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की तरफ चलती हैं और कोरियोलिस फोर्स की वजह से अपने रास्ते से मुड़ जाती हैं। तो ये हैं वो 3 बड़ी ग्लोबल विंड्स। पहली है ट्रेड विंड्स, जो ट्रॉपिक्स में बहती हैं और सदियों तक समुद्री व्यापार इन्हीं के भरोसे चलता था। फिर हैं वेस्टर्लीज, जो मिड लैटिट्यूड्स में पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं और हमारे मौसम को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। और आखिर में हैं पोलर ईस्टर्लीज, जो ध्रुवों से बर्फीली हवा को बाहर की ओर धकेलती हैं। यही है हमारे ग्रह का शक्तिशाली एयर इंजन। लेकिन एक आखिरी बात, ये जो साफ सुथरा मॉडल हमने अभी समझा है, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये एक जिंदा जागता, सांस लेता हुआ सिस्टम है जो लगातार बदलता रहता है। जैसे जैसे हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर झुक के सूरज के चक्कर लगाती है, ये सारे प्रेशर बेल्ट्स और विंड सिस्टम्स भी उत्तर और दक्षिण की ओर खिसकते हैं। और यही मौसमी बदलाव है जो मॉनसून को और दुनिया भर के कई दूसरे रीजनल वेदर पैटर्न्स को जन्म देता है। पर वो कहानी फिर कभी।